हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज को, यानी ईवीएस की क्लास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। 15 नंबर यहाँ से कवर होंगे क्योंकि आज इस क्लास में हम लोग पेडागोजी को कवर करने जा रहे हैं और ये क्लास नंबर 5 है। इसके पहले 4 क्लास ईवीएस की बिल्कुल बेसिक से कवर हो चुकी है। यदि आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, या फिर आप द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके एक एक क्लास को बेहतर रूप में कवर कर सकते हैं। ये 4 क्लास में हम लोग कंटेंट यानी विषय वस्तु को समझे हैं और आज इस क्लास में हम लोग पेडागोजी को समझेंगे, यानी शिक्षण शास्त्र, जहां से कंप्लीट 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पूरी क्लास को बहुत थम के बहुत पेशेंस से देखिएगा। मैं एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा ताकि एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाए। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। देखिए, सीटेट एग्जाम में ये तो नहीं पूछता कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, लेकिन आपकी ये सामान्य जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो पर्यावरण शब्द है ये भैया 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका है परि और एक है आपका आवरण। देखो, परि का अर्थ होता है जो हमारे चारों ओर है, यानी जो हमारे चारों ओर है वो है परि, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ ही हो गया कि भैया जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही है इन्वायरमेंट, वही है पर्यावरण। इतना बस इसके बारे में जानते रहिएगा। अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं और जहां से सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पेडागोजी में, उन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरे शांति से पूरे मन लगा के एक एक पॉइंट को समझिएगा ताकि आपके एग्जाम में यदि ऐसे ऑप्शन दिखे तो आप बड़े आराम से उनको टिक कर पाए। ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं कि जब हम इन्वायरमेंट टीचिंग कराते हैं उसका रोल क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पर्यावरण शिक्षण का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, क्यों हम बच्चों को भैया पर्यावरण शिक्षण पढ़ाते हैं। तो ध्यान समझना, जो नोट पॉइंट है इसे समझ लीजिए, पूरा निष्कर्ष निकल जाएगा इसका कि पर्यावरण हमें भैया, हमारे जो पर्यावरण में सभी चीजें उपस्थित हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे चारों ओर जो इन्वायरमेंट है उसमें सभी चीजें उपस्थित हैं और ये सभी चीजें सभी के लिए हैं। और ये इन सभी चीजों को सभी के लिए बचाए रखने के लिए ही हमें इन्वायरमेंट टीचिंग कराई जाती है। हमें पर्यावरण शिक्षण अति आवश्यक है। जो हमारे पर्यावरण में सभी चीजें उपस्थित हैं ये सभी चीजें सभी के लिए हैं और ये सभी के लिए बचाए रखने के लिए ही पर्यावरण शिक्षण अति आवश्यक हो जाता है। तो बस इतना इसके बारे में जानते रहिएगा कि हम इन्वायरमेंटल टीचिंग क्यों करते हैं, ताकि भैया हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर पाए, लोग पर्यावरण की सुरक्षा कर पाए। और ये भाव रख के अगर क्वेश्चन टिक करेंगे तो सब के सब ऑप्शन टिक होगा। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं पर्यावरण शिक्षण के बारे में कि जब हम पर्यावरण शिक्षण प्रदान करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पर्यावरण के महत्व हमारे पढ़ाए जाने में निहित हो, अन्यथा वो शिक्षा व्यर्थ ही हो जाएगी। जैसे मैं मान लीजिए आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, समावेशी शिक्षा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा में मैं आपको समावेशी शिक्षा न पढ़ा के नॉलेज एंड कैरिकुलम पढ़ाऊं तो उसका कोई अर्थ है नहीं। इसी प्रकार जब आप पर्यावरण शिक्षा दे रहे हो बच्चों को तो ये सुनिश्चित करो कि उसमें पर्यावरण की इंपॉर्टेंस, उसके महत्व उसमें हो। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब आइए समझते हैं कि पर्यावरण शिक्षण के महत्व कितने होते हैं। ये बिंदुओं को ये समझिए कि मैं एक एक ऑप्शन लेके आया हूं, एक एक ऑप्शन को समझते रहिए, तब जाके आप बेहतर रूप में समझ पाएंगे कि पर्यावरण शिक्षण से हमें हमारे पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। हम पर्यावरण शिक्षण से क्या हमें प्राप्त होता है, तो पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं उनको हम कैसे निदान कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये हमें पर्यावरण शिक्षण से प्राप्त होता है। ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, आइए अब सेकंड पॉइंट समझते हैं पर्यावरण शिक्षण की इंपॉर्टेंस को, कि पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हमारे पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। जो पर्यावरण में हमारे इस तरह तरह की जो एक तरीके से भैया दुष्प्रचार हो रहा है, तरह तरह की जो हमारा पर्यावरण खतरे में है, उनको हम संतुलित रख सकते हैं पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षण से हमें पर्यावरण और मनुष्यों की क्रियाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। हम जब बच्चों को पर्यावरण पढ़ाएंगे, जब बच्चों को इन्वायरमेंटल के बारे में हम अध्ययन कराएंगे तो बताएंगे भैया इन्वायरमेंट और मनुष्य के बीच कैसे संबंध है। मनुष्य अपना श्वास वगैरह पर्यावरण से ही ले पाता है। तो पर्यावरण शिक्षण में एक तरीके से हम ये बताते हैं बच्चों को कि पर्यावरण और मनुष्य के बीच क्या संबंध है, कैसे वो अपने जीवन को एक तरीके से उन पे आधारित है पर्यावरण पे।
ये सारी पॉइंटें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं, तो ये पॉइंट भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा, ठीक है। पर्यावरण शिक्षण से हमें यह ज्ञात होता है कि जो पर्यावरण के घटक हैं, चाहे वो जैविक घटक हो गए जैसे पेड़ पौधे जानवर मनुष्य, जो अजैविक घटक है जैसे प्रकाश हो गया, वायु जल हो गया, ये सब अजैविक घटक है, ये भैया हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये हमें पर्यावरण शिक्षण से प्राप्त होता है। जब बच्चों को पर्यावरण शिक्षण के बारे में आप पढ़ाओगे तो इसमें इन्वायरमेंटल के कंपोनेंट, उनके घटक को पढ़ाओगे, तो बताओगे कि जो जैविक घटक हैं और जो अजैविक घटक है ये क्यों हमारे लिए आवश्यक है, क्यों हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, तो ये पर्यावरण शिक्षण से ही प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट समझिए पर्यावरण शिक्षण के महत्व में, कि भैया पर्यावरण शिक्षण से हमें प्रदूषण और उनसे जनित जितने भी दुष्प्रभाव हैं उनके विषय में बताता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा कि हम पर्यावरण शिक्षण से प्रदूषण के बारे में भी जानते हैं और प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां कैसे हमारे लिए हानिकारक है, उन सब पॉइंटों को जानते हैं। ये पर्यावरण शिक्षण के एक तरीके से महत्व होगा, इतने अपने दिमाग में बना के लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और देखिए मैं फिर बता देता हूं, थोड़ा सा जुकाम हो गया है और तबीयत बहुत डाउन है, तो अगर थोड़ा सा क्लास में फ्लो कम लगे तो मैनेज कर लेना, पर कंटेंट उतना ही रहेगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। बस थोड़ी सी तबीयत की वजह से एनर्जी थोड़ा सा लो है, ठीक है। देखिए पर्यावरण शिक्षण का महत्व हम लोग पढ़ रहे हैं और पर्यावरण शिक्षण में बस ये कोटेशन आपके दिमाग में बच्चे होना चाहिए कि जो पर्यावरण की चीजें हैं वो सभी के लिए हैं। जब कोई चीजें सभी के लिए हैं तो उनको बचाए रखना भी जरूरी है, और बचाए हम किससे रखेंगे, तो पर्यावरण शिक्षण से, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करके। और जब पर्यावरण शिक्षण हम बच्चों को दें तो हमें उसमें पर्यावरण के महत्व निहित हो, जैसे कि पर्यावरण शिक्षण में हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान, पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण शिक्षण से हमें पर्यावरण को संतुलित हम रख सकते हैं। ये सब पॉइंटें आपके दिमाग में होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्यावरण शिक्षण के महत्व हो गए। अब हम लोग समझेंगे कि पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, इसके एम क्या है, ठीक है। हम पर्यावरण शिक्षण देते हैं तो क्या उद्देश्य बना के देते हैं, तो सबसे पहले जीन पियाजे के कोटेशन को यहां टैग किया जा रहा है। जीन पियाजे कहते हैं जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं भैया, वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जीन पियाजे ही कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, ये मान के हम लोग दें कि बच्चे दुनिया के बारे में जानने के लिए खुद उत्सुक हैं, उनकी उत्सुकता को और बढ़ाइए, ठीक है। एक तरीके से भैया वो उनको उनको कल्पनाशील बनाइए, ये कहते हैं हमारे जीन पियाजे। और इन्हीं के कोटेशन को दिमाग में रखते हुए हम लोग पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य को समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, रुचि, इंटरेस्ट, कल्पना, इमेजिन, स्मरण, एक तरीके से भैया इस शक्ति का विकास करिए। पर्यावरण शिक्षण बच्चों को इसलिए दीजिए ताकि बच्चों में पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न हो, कल्पना कर पाए कि हम कैसे प्रदूषण को जड़ से नष्ट कर सकते हैं, स्मरण शक्ति का विकास करना, ये पर्यावरण शिक्षण का एक तरीके से मुख्य उद्देश्य होता है। उम्मीद करते फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में घर कर गया होगा। आइए बात करते अगले पॉइंट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, जो आपके आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थियों को परिचित कराना और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करिए। भैया जो आपका इन्वायरमेंट, देखिए एक बात बताइए, मान लीजिए आप अभी मान लीजिए आप 30 साल के हैं, ठीक है। तो जो आपकी नई पीढ़ी आ रही है उनको तो इन्वायरमेंट के बारे में बताइएगा ना। तो आपके पर्यावरण के जो आसपास है भैया, विद्यार्थियों को उनको बताइए, उनसे परिचित कराइए कि बच्चे पेड़ पौधों को ऐसे नहीं उखाड़ देते, ठीक है। पेड़ पौधों की बच्चे रक्षा करो, घर पे एक पौधे जरूर लगाओ, उनकी जो भागीदारी है एक तरीके से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करो। ये भी इसका उद्देश्य हो जाता है एक टीचर का, एक जो पर्यावरण एक तरीके से अध्यापक है, ठीक है। प्राकृतिक विभिन्नता और इसके कारण को बताना, जो आपके मौसम तरह तरह के बदल रहे हैं, जो आपके प्राकृतिक विभिन्नता है, ठीक है, कि कब बारिश होती है बच्चे, कब ठंड पड़ती, कब गर्मी पड़ती, पौधों की रक्षा एक तरीके से पतझड़ किस मौसम में होता है, तो ये सब बच्चों को बताइए। प्राकृतिक विभिन्नता के बारे में बच्चों को बताइए। ये भी ऑप्शन क्रिएट हो जाता है, अगर सीटेट में ये ऑप्शन दिखे तो भैया इसे टिक करना कि प्राकृतिक विभिन्नता और इसके कारणों को बताना भी सीटेट में ये वैलिड है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इसके अगले उद्देश्य के पर्यावरण शिक्षण के, कि विद्यार्थियों को यह बताना कि पर्यावरण हमारा धरोहर है, ये हमारी संपत्ति है, हमें इसके बच्चे रक्षा करना है और हम उसके पालक हैं पर्यावरण के। अतः भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास करना, अन्यथा किसी पेड़ पौधे को नष्ट न कर देना, यह भी पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को बताना,
कि बच्चे जो पर्यावरण आपका इन्वायरमेंट है ये मनुष्य के व्यवहार को, मनुष्य के जीवन को, व्यवहार तो ना कह के मनुष्य जीवन कहना ज्यादा उचित होगा, मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जैसा आपका इन्वायरमेंट वैसा मनुष्य का जीवन, तो इसकी भी रक्षा करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना। जो इन्वायरमेंटल है भैया, इन्वायरमेंट है, बच्चों को इसलिए पढ़ाइए ताकि बच्चे पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जान सके, प्रदूषण एक तरीके से पॉल्यूशन के बारे में जान सके। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में होना चाहिए। विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराइए कि समाज में जैसे प्लास्टिक से अभी भारत पूरा जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, तो जो सामाजिक समस्याएं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उससे अवगत कराइए। वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना, ये भी इन्वायरमेंटल एक तरीके से स्टडीज का एम होना चाहिए, इन्वायरमेंटल टीचिंग का एम होना चाहिए। इन सब पॉइंटों को अपने दिमाग में आप लोग बना के रखिएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन टिक करिएगा। सार्थक अधिगम हेतु कक्षा कक्षी गतिविधियों में को विद्यालय के बाहर परिवेश से जोड़िए और उनको प्रश्न पूछिए, और प्रश्न पूछने के लिए उन्हें मोटिवेट, अभिप्रेरित भी करिए। जो आप क्लास में कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भैया आपके पढ़ाना जो पढ़ा रहे हैं वो बाहरी गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। मान लीजिए प्लांट के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, तुमको बताइए कि आपके घर के सामने बच्चे जो प्लांट है, यानी उनके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ दीजिए कि बच्चे जो भी पढ़े वो वास्तविक जीवन में उपयोग कर पाए। और उनको भैया उनसे प्रश्न भी पूछिए और प्रश्न पूछने के लिए उन्हें मोटिवेट, अभिप्रेरित भी करिए ताकि बच्चे अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाए। ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। इन सब पॉइंटों को अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अगला पॉइंट मैं हाईलाइट कर दिया हूं क्योंकि इसमें कई पॉइंट और हैं। विद्यार्थियों को निम्नलिखित कौशलों का विकास करना, ये भी पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। जैसे अवलोकन, पेड़ पौधों का अवलोकन करना, उनकी पहचान, जानकारी इकट्ठा करना, दर्ज करना, रिकॉर्डिंग करना, ये सब पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य है। वस्तुओं में विभेदीकरण करना कि कौन सा प्लांट किस प्रजाति का है और कौन सा प्लांट भैया हमें फल देगा, कौन सा प्लांट खरपतवार है, तो वस्तुओं के बीच विभेदीकरण भी करना, वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करना, वस्तुओं के बीच सहसंबंध स्थापित करना, उसके बाद कल्पनाशील बनना और पूर्व अनुमान भी लगाना कि यदि, अगर देखो ध्यान समझना कि पूर्व अनुमान कहने का मतलब एक छोटा सा पेड़ है, यदि हम इसे रोज पानी देते रहेंगे एक दिन बड़ा होकर हमें ये फल देगा। ये हम ये रूढ़िवादी नहीं कह सकते, ये पूर्व अनुमान हम पॉजिटिव वे में लेंगे। तो अगर पूछ दे कि क्या पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है पूर्व अनुमान लगाना, यस। ठीक है, तो इन पॉइंटों को अपने दिमाग में बना के रखिएगा। समस्या को पहचान, उनका एक तरीके से उसका हल सुझाना, किसी तथ्य की जांच करना, निष्कर्ष निकालना, संवेदनशील, पर्यावरण पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशील बनना। जो भी चित्र हो गए, चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, आरेख, लेखाचित्र को पढ़कर उनका अर्थ निकालना, उन्हें बनाना, पेड़ पौधे बनाना। तो अगर किसी बच्चे में ये सब कौशल विकसित हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि बच्चे पर्यावरण शिक्षण के बारे में पूरी जानकारी ग्रहण कर लिए। तो इतना इसके बारे में नोट पॉइंट को जानते रहिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरे पॉइंट को समझे होंगे। जो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य थे हम लोग इतनी टाइम में इसको समझे हैं कि बच्चे पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, कि हम पर्यावरण शिक्षण को क्यों पढ़ाते हैं, बच्चों को हमारा एम क्या पढ़ाते समय। तो पर्यावरण शिक्षण इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों की जो जिज्ञासा है, जो उनकी रुचि, कल्पना, स्मरण शक्ति, उनका विकास हो पाए, पर्यावरण के बारे में वो जाने, इच्छुक हो जानने के लिए। वो जो उनके आसपास की एनवायरनमेंट है, विद्यार्थी उससे परिचित हो जाए, ये पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य है। जो प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं इसके कारणों को बच्चों को बताइए, ये हमारा उद्देश्य होता है पर्यावरण शिक्षण के। और जो विद्यार्थी होते हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं शिक्षार्थी हैं, वो पर्यावरण को सुरक्षित रख पाए, क्योंकि ये हमारा धरोहर है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में जानते रहेगा। जो मनुष्य के जीवन पर जो भी प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण के प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इनके प्रभाव को बताइए कि कैसे हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। जो हमारा पॉल्यूशन है, जो पर्यावरण संरक्षण है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य है। तो अभी तक हम पूरी क्लास में समझे हैं पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य और पर्यावरण शिक्षण के महत्व को। अगर इतने पॉइंट को समझ गए तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके विषय वस्तु को समझेंगे, इसके सिलेबस को, पाठ्यक्रम को समझेंगे। ठीक है, एक बार यस करिए कि हाँ सर इतना हम समझ गए हैं।
ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है, बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। अब देखिए यहां से क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शुरू हो जाती है कि पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु। जब हम बच्चों को इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, बच्चे इन्वायरमेंट टीचिंग करा रहे हैं, तो हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए। इसे सिलेबस कहना बहुत उचित होगा कि हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय हमें निम्न विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं एक तरीके से एनसीएफ द्वारा भी बताऊंगा, एनसीएफ 2005 के द्वारा विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए पर्यावरण शिक्षण की, वो भी डिस्कस किया जाएगा। पहले ये समझिए मोटे मोटे पॉइंट को कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये जितने भी पॉइंट आप देखते हैं ये सब प्रश्न के ऑप्शन है ये, और ये सबको भैया यस टिक करिएगा अगर ऑप्शन में दिख जाए तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। आज में जो शिक्षा है वो एक तरीके से हम कहते चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा हो गई है। तो विषय वस्तु बाल यानी बच्चों के एक तरीके से को ध्यान में रख के ही विषय वस्तु का निर्धारण करिए, विषय वस्तु को बनाइए। तो विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। यदि ये ऑप्शन दिखे तो इसे यस करिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये बात करते हैं अगले पॉइंट की कि विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृत पर्यावरण से जोड़े और उनको एकीकृत तरीके से जोड़े। बच्चों को जो भी आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हो भैया वो एक अपने सामाजिक संस्कृति के बारे में भी जाने और पर्यावरण के बारे में भी जाने। इस प्रकार की विषय वस्तु होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अपने दिमाग में बना के रखेगा इसे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की कि विषय वस्तु शिक्षार्थी के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। अब ऐसा नहीं कि भैया क्लास 2 का बालक है उसे आप क्लास 5 की विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, नहीं, जो भी उसका मानसिक स्तर है उस स्टेज के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए, उस हिसाब से सिलेबस होना चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट अपने दिमाग में बना के रखिएगा। तो जिस स्तर का बच्चे का मानसिक स्तर है उसी हिसाब से विषय वस्तु भी होनी चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित करिए। ठीक है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराए जो समझ या ज्ञान उत्पन्न करने में मदद करे, जो बच्चे भैया खुद से जिज्ञासा पूर्ण होकर सीखे, जो बच्चों को ज्ञान, बच्चों के नॉलेज को उत्पन्न कर सके, उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। ये विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पर्यावरण शिक्षण में। ठीक है, आइए बात करते हैं विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और खोजने का मौका दे। ऐसे आप विषय वस्तु को तैयार करिए ताकि विद्यार्थी खुद से प्रश्न पूछे और प्रश्न को खोजने का उन्हें एक तरीके से मौका मिले। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में होना चाहिए। विषय वस्तु शिक्षार्थियों में जो रट कर सीखने की प्रति को हतोत्साहित, इसे निगेटिव है ये। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि क्या भैया विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो बालक रटकर सीखे, नहीं, गलत है, तो ऐसी पद्धति को आप हतोत्साहित कर दीजिए, निस्तानाबूद कर दीजिए, मिटा दीजिए इसे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो भी विषय वस्तु आप तैयार करिए उसमें ये ना रहे कि बच्चे रटकर ही उसे सीख लें, ताकि बच्चे समझे, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जैसे अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु ना पढ़ाता, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते जाता तो ये रटंत विद्या हो गई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया तो आप अपने आप क्वेश्चन का उत्तर बना लोगे। ठीक है, तो इतने पॉइंट को समझते रहिएगा। ठीक है, यह शिक्षार्थियों में एक तरीके से उनमें विवेकपूर्ण परिवेश उत्पन्न करता है और जो आपकी विभिन्न पृष्ठभूमि होती है उसकी जरूरतों को भी पूरा कर देता है। जैसे मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं, वो 10 पृष्ठभूमि से आए हैं, तो उस हिसाब से आपका विषय वस्तु होना चाहिए ताकि विभिन्न पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों की जरूरत पूरा कर पाए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा। ये हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे और सामूहिक क्रियाकलापों को भी, यानी बच्चे ग्रुप में भी किसी कार्य को करें पर्यावरण शिक्षण में, और हाथ से भी कोई क्रिया करें, कोई चीजों को हाथ से भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करें। ये कहता है पर्यावरण शिक्षण का एक तरीके से विषय वस्तु। ठीक है, आइए यह पाठ्यक्रम केवल पाठ्य पुस्तक शिक्षकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्रस्तुत ना करे, यानी जो पाठ्य पुस्तक है वो सिर्फ शिक्षकों को नहीं बल्कि बालक खुद से भी कोई चीजें सीखे, ये कहती है भैया विषय वस्तु। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है वो शिक्षकों को ज्ञान का स्रोत ही ना माने, एकमात्र स्रोत ना माने, स्रोत तो माने लेकिन एकमात्र स्रोत ना माने कि अध्यापक ही सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं।
नहीं, अध्यापक के साथ साथ बच्चे यदि विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, पाठ्य पुस्तक को पढ़े, तब भी उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार की आपकी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, इस प्रकार की आपकी विषय वस्तु होनी चाहिए। तो ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको अपने दिमाग में बना के रखिएगा। शिक्षार्थी को परिवार, समुदाय, अन्य माध्यमों से जैसे एक तरीके से पत्रों का ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़ावा दीजिए। ये सब पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें वास्तविक घटनाओं, दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेश हो। दैनिक जीवन में जो जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये पर्यावरण शिक्षण में होना चाहिए। इसमें किस्से, कहानी, कविताएं, पहेलियों का समावेश हो। शिक्षार्थी भय और पूर्वाग्रह से मुक्त रहे। पूर्वाग्रह यहाँ पे रूढ़िवादी की बात कर रहा है, स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहा है, उनसे मुक्त हो। वो विषय वस्तु की भाषा शिक्षार्थी की बोलचाल की भाषा हो, यानी जो बालक आसानी से समझ पाए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे सभी के सभी लोग इसके शॉर्ट ले लीजिएगा कि भैया चाहे आपका एनसीएफ हो, चाहे आपका आरटी हो, चाहे आपका कोई भी विषय वस्तु हो, बिना बोझ के बच्चों को सिखाए, बोझ के बिना सिखाए। ये अबोधगम्य अवधारणाओं को कम करे, यानी जो चीजें हम समझ ही ना पाए वो ऐसे कॉन्सेप्ट को कम करे, बल्कि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करे। और बच्चों को यानी कि बहुत ज्यादा बर्डन डाल दो नहीं, बोझ के बिना सिखाइए। ये कहती विषय वस्तु, इतना अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अब हम लोग ये पॉइंट समझ लेते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो आपका एनसीएफ 2005 है, ये क्या कहता है कि पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। ये क्या कहता है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन की एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश करता है। यानी विषय वस्तु को बांट के ना पढ़ाइए प्राथमिक स्तर पर, एक तरीके से विषय वस्तु में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाइए, ताकि अलग अलग विषयों को शामिल किया जा सके, जिनसे पाठ्यचर्या का भार कम और अधिगम सार्थक पूर्वक हो सके। जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ा सा जियोग्राफी के बारे में बताइए, थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में बताइए, ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा, बहुत बहुत नाम मात्र इन चीजों को बच्चों को जागरूक कर दीजिए इनके बारे में प्राथमिक स्तर पर। क्लास 1 से लेके 5 तक इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, सभी को एकीकृत रूप में पढ़ाइए। ये कहता है आपका एनसीएफ। अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षण का एक तरीके से विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो एकीकृत प्राथमिक स्तर पर। आइए अब कुछ नोट पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है, इसको समझ लीजिए कि एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और कक्षा 2 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा करता ही नहीं है, लेकिन आपका जो एनसीएफ 2005 है वो कहता है क्लास 1 और क्लास 2 के लिए कोई भी पुस्तक होनी ही नहीं चाहिए। इस स्तर पर बच्चों को ऐसे सिखाइए जो उनके आसपास की चीजें उपलब्ध हो। शिक्षार्थी अपने परिवेश, अपने समुदाय से सीखे। अध्यापक ऐसे पढ़ाए ताकि पुस्तक की जरूरत पड़े ही ना, ताकि विद्यार्थी जो भी अपने घर में आसपास देख रहा है उनसे ही सीख जाए। ये कहती है आपकी एनसीएफ कि क्लास 1 और क्लास 2 के लिए कोई पुस्तक होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आइए और एनसीएफ क्या कहता है, क्लास 3 और क्लास 5 के लिए कक्षा 3 और कक्षा 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांट के पढ़ाइए। यानी जो भी विषय वस्तु है उन्हें 6 टॉपिकों, थीम ना समझ में आए तो इसे आप कह सकते हैं टॉपिक, 6 टॉपिकों में बांट के पढ़ाइए, ताकि बालक जो भी भैया उनका एक तरीके से आसपास का एनवायरनमेंट है उससे वो जुड़ाव महसूस कर पाए, उसमें अंतर संबंध को स्थापित कर पाए। और वो कौन कौन सी 6 थीमें एनसीएफ द्वारा, सबसे पहले परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी और जल के बारे में बताइए, आवास के बारे में जो रह रहे हैं जहां पे, यात्रा ट्रेवल के बारे में बताइए, चीजें हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताइए। तो भैया एनसीएफ 2005 के अनुसार जो 6 थीमें हैं क्लास 3 और क्लास 5 के लिए, ये 6 थीम है, 6 टॉपिक है। ये टॉपिकों को ध्यान में रख के ही हमें विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। तो ये इन पॉइंटों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, ठीक है, वरना नोट्स में ये सारी चीजें मेंटेन है। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आज की क्लास में हम लोग पढ़े क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्लास 3 से 5 के लिए हमें 6 थीमों का ध्यान रख के ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। परिवार, भोजन, पानी, जल और एक तरीके से कह सकते हैं आवास, यात्रा और जो चीजें हम कैसे बनाते हैं। और क्लास 1 और 2 के लिए हमें पर्यावरण की कोई भी पुस्तक होनी ही नहीं चाहिए, ये कहता है हमारा एनसीएफ।
और एनसीएफ कहता है कि हमें जो भी पर्यावरण शिक्षण दे एकीकृत पुस्तक में इन्हें दे, यानी कि इनको अलग अलग विषय में कि एक तरीके से पुस्तकों में बांट के ना पढ़ाए, बल्कि एक ही पुस्तक में इन्हें पढ़ाए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को। ठीक है, इतना बच्चे इसके बारे में जानते रहेगा। उम्मीद करते पूरी पेडागोजी को समझे होंगे। तबियत बहुत ज्यादा डाउन है, अगर थोड़ा बहुत वॉइस वगैरह में मैनेज प्रॉब्लम लगे होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, पर अपना 100% दिए हैं ताकि आप बेहतर रूप में समझ पाए। जल्दी ही इसका प्रीवियस ईयर कर लेंगे और इससे जुड़े कुछ एक दो मॉक टेस्ट भी कर लेंगे ताकि बेहतर आप रिजल्ट स्कोर कर पाए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स यदि अभी तक नहीं लिए तो 9005587371 पे संपर्क करके सीटेट का कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए और साथ में हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। कुछ भी आपके मन में डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम अपने क्लास में आज पढ़े क्या है। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं आपको कुछ की पॉइंट बता देता हूं। एक क्लास और आने वाली है जिसमें हम लोग कंप्लीट पेडागोजी को समझेंगे सभी पेपर के लिए, जो भैया आपके एक तरीके से 40 से 45 क्वेश्चन वहीं से कवर होंगे। देखिए आप शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं और इसको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रख के ही क्वेश्चन को टिक किया करिए। ठीक है, जो भी आप उत्तर दे रहे हैं हमेशा अगर जिस ऑप्शन में केवल दिख गया, मात्र दिख गया, मैं हमेशा कहता हूं केवल, मात्र, सिर्फ दिख गया, अकेला दिख गया, तो ये ऑप्शन पहले ही कट हो जाएंगे। हमेशा जो सीटेट होता है ये आपके पॉजिटिव अप्रोच को चेक करता है। हमेशा बालक को अपने दिमाग में ध्यान रख के ही क्वेश्चन को टिक करिएगा। मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूं, जब भी सीटेट में आप क्वेश्चन को टिक करिएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक बालक हमारे सामने है, एक बालक को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कभी भी बालक को निगेटिव अप्रोच रख के क्वेश्चन को टिक मत करिएगा। हमेशा बालक को भैया ऊपर ले जाने के लिए, हमेशा बालक के जीवन में एक तरीके से उन्नति लाने के लिए ही एक तरीके से इस अप्रोच को रख के ही क्वेश्चन को टिक करिएगा, तो सब के सब ऑप्शन अब बड़े आराम से टिक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी सारी क्लास होती जा रही है, सबको कवर कर डालिए। बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई, एक प्लेलिस्ट में मर्ज कर दिया हूं, जाके देखेंगे तो सीटेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जितनी भी क्लास आपको दिखेगी सब क्लास को कवर कर डालिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को ढेर सारा आभार और अपने दोस्त यार तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप वगैरह हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी दोस्त यार को जय हिंद, जय भारत।